सबसे पहले तो निर्णय ये हुआ कि जो आखिरी निर्णय ये हुआ कि हिंदुस्तान में केवल उन शहरों पे एफडीआई एंड मल्टी ब्रांड रिटेल होगा जहां की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से ज्यादा। और अगर आप आंकड़े देखो तो 53 ऐसे शहर हैं हिंदुस्तान में जहां जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है। तो अगर एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल होगा तो केवल 53 शहरों में हो सकता है। उसके बाद हमें ऐसा लगा कि कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो जहां विपक्ष की सत्ता है, उनके मुख्यमंत्रियों ने यह जाहिर किया कि वहां वो मल्टी ब्रांड रिटेल नहीं लाना चाहते। और कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां यूपीए सरकार है, कांग्रेस की सरकार भी है, दूसरे भी हैं, वहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल को यहां लागू करना चाहते हैं। वो हैं आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, उत्तराखंड, दमन दीव, दादरा एंड नगर हवेली, पंजाब। तो अगर ये सारे उन शहरों को हम अलग कर दें जहां जो प्रदेश है वो नहीं चाहते और उनकी संख्या करेंगे कितने शहरों में हो सकता है, तो लगभग 53 में 18 रह जाए। क्योंकि इस नीति के आधार पे अगर कोई प्रदेश चाहता है कि हम इसको लागू नहीं करेंगे तो मत लागू करें, क्योंकि ये तो एक एनेबलिंग पॉलिसी डिसीजन है। तो ये केवल 18 शहरों में अगर लागू होना है तो केवल 18 शहरों में होगा। और अगर 18 शहरों में लागू होगा तो हिंदुस्तान बिक जाएगा। सारी हम अमेरिका को बेच देंगे। वॉलमार्ट हिंदुस्तान का कब्जा कर लेगा। मैं समझता हूं कि ये बढ़ा चढ़ा के बात हो रही है। ये जो चर्चा हो रही है, मुझे तो इस बात की समझ नहीं है कि चर्चा क्यों हो रही है। क्योंकि शांत रहिए, शांत रहिए। अब आप लोग तो क्या कर रहे हैं? अगर आप अपने प्रदेशों में चाहते हो कि एफडीआई मल्टी ब्रांड लागू नहीं हो तो मत लागू करो। ये आपका निर्णय है। हम किसी विधानसभा को नहीं कह सकते आप जरूर लागू करो, ये तो फेडरल सिस्टम है, फेडरल स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आप चाहो कि उन प्रदेशों में जहां के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हम लागू करना चाहते हैं, वहां कैसे आप विरोध कर सकते हो? वहां आप कैसे विरोध कर सकते हो? ये एक नया नियम पैदा हुआ है, एक नया डेफिनेशन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर है कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को कहेगा मैं तो यहां लागू नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें भी लागू नहीं करने दूंगा। ये कौन सा संवैधानिक? उनकी बात सुनिए ना, ये कौन सा संवैधानिक बात है? शांत होइए। हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी डूब के ले जाएं। ये कौन सी राजनीति है? मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई। अगर आप नहीं चाहते तो मत लागू कीजिए, और जहां मुख्यमंत्री चाहते हैं उनको लागू करने दीजिए। ये डिबेट का मतलब क्या है? क्योंकि ये अनुमति तो हमने आपको दी है, ये अधिकार तो आपकी विधानसभा को हमने दिया है, आपके मुख्यमंत्री को दिया है। अगर उत्तर प्रदेश में नहीं लागू करना चाहते तो मत लागू करें, ठीक है ना? ठीक है, हम मानते हैं, यही हमारी नीति है, यही हमारी नीति है। केरला में भी हमारी अपनी सरकार है, उन्होंने कहा हम नहीं लागू करते। हम क्या, ठीक है, मत लागू कीजिए। लेकिन जहां मुख्यमंत्री लागू करना चाहते हैं, आपका क्या संवैधानिक हक है कि आप उस पर विरोध करें? ये तो हो गई मूल बात। मैं समझता हूं इस चर्चा की जरूरत नहीं थी। ये तो केवल एक राजनीतिक दृष्टिकोण की वजह से हो रहा है।
फिर वही बात, अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आप क्यों खड़ी हो गई विद्या जी? I want to appeal to you, to the leader. Sushma ji, I want to appeal to you. She is herself chatting. एक मिनट, बैठ जाइए निशिकांत जी, बैठ जाइए, बैठिए। I want to appeal through you to the leader of the opposition that please let this debate go on the way it is meant to go on. Otherwise, this will start a precedence that when they speak, nobody from here will let them speak. So I appeal to you. I appeal to the leader of the opposition through the speaker to please control our members. They don't allow to reply. I have suffered it 6 times. हो गया, आप लोग खड़े हैं, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। लेट्स प्रोसीड। डिबेट कैसे होएगी? डिबेट होएगी कैसे? बैठ जाइए। और पीछे अभी आप बैठ जाइए, बैठ जाओ। ठीक है। आप क्यों खड़े हो गए? बैठिए। हाँ। मैडम, हमारी मूल नीति क्या है? मूल ये है कि हमने ये निर्णय नहीं, ऐसे नहीं। We won't proceed with the debate. What's the point? What is the point? Tell me. No, you carry on with the debate. No, नहीं, अब बैठ। कोई भी नहीं, कुछ जवाब नहीं देना। अब शांत होके बैठे। Let's proceed with the debate. कोई भी FDI मल्टी ब्रांड जमीन आना चाहता है तो उसको सबसे पहले तो $100 मिलियन की उसको निवेश करना पड़ेगा, और $100 मिलियन का लिसन Please, let's have the debate. No, बैठ जाइए, नहीं, nothing will go in record. No, sit down, please sit down. बैठ जाइए. No, nothing will go in record. हाँ, शांत होइए, बैठिए. All right. सबसे पहले तो उसको $100 मिलियन का निवेश करना पड़ेगा। उसमें से 50%, दैट इज $50 मिलियन बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसका क्या मतलब हुआ कि पोस्ट हार्वेस्टिंग, फूड प्रोसेसिंग, वेयरहाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फार्मर सपोर्ट सिस्टम, competitive dynamics to benefit consumers, farmers, processors and suppliers. निर्बाध चल रही है आपकी। चलिए, नहीं, बंद करिए। $50 मिलियन बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और साथ में ये भी तय है कि जो $50 मिलियन है उसको 3 साल में उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब से उसको अनुमति मिलती है उसके 3 साल तक उसको $50 मिलियन इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी वो अपनी रिटेल चला सकता है। ये तीसरी बात। चौथी बात, जो वो मैन्युफैक्चर की चीज बेचेगा उसका जो सोर्सिंग है 30% MSME सेक्टर से आएगा, 30% MSE सेक्टर से आएगा। इसका मतलब वो जब तक 30% मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट MSME सेक्टर से सोर्स नहीं करेगा तब तक वो नीति का उल्लंघन करेगा और FIBB अप्रूवल नहीं मिलेगा। ये है नीति। अब
बढ़ा चढ़ा के वॉलमार्ट की बात हो रही थी। मैं ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि शायद सुषमा जी को आंकड़े ज्यादा मालूम है, लेकिन मैं ये एक आंकड़ा उनको बताना चाहता हूं। जब चीन ने एफडीआई सेक्टर को ओपन किया 1992 में, पहले किया 6 प्रांतों में और साथ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, और वॉलमार्ट जब आया तो पहले वर्ष उसका प्रॉफिट 2008 में हुआ। 2008 तक वो घाटे में चल रहा था, और ये आंकड़ा है, और ये मैं आपको बता सकता हूं। दूसरी बात, मैं आज की स्थिति बताता हूं, और इनका एफडीआई रिटेल 100% है। मैं आज की स्थिति बताता हूं। आई एम रीडिंग फोर्ब्स, इंटरनेशनल रिटेलर स्ट्रगल इन चाइना। Even the 2 earliest entrants into China's retailing industry, Walmart and Carrefour, are struggling to make their business models work in the country. Walmart चाइना में फेल हो गया, Carrefour भी फेल हो गया, और आप कहते हैं कि Walmart ने सबको खरीद लिया। आप कहते हैं Walmart ने सबको खरीद लिया। 100% जो खड़े हो गए, आप बैठिए ना। Nothing will go in record. अच्छा, आप बैठिए। जब सुषमा जी अपना भाषण दे रही थी तो उन्होंने एक प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट का वर्णन किया, तो मैंने उनसे पूछा कि इसकी डेट बता दीजिए, तो डेट उन्होंने नहीं बताई, और शायद इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर डेट बता देती तो पता चल जाता कि उसके बाद बीएचपी का निर्णय था कि एफडीआई में रिटेल होना चाहिए, इसलिए उन्होंने देती। मैं उसके बारे में अब बताऊंगा। मई 14, 2002 में एक जीओएम बैठा, एंड द देन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स मुरसली मारन prepared a note for that GOM. And what did that note say? And I'll just read. It says, huge capital infusion by foreign investors as modern organized retail business involves substantial investments in real estate, storage and transportation, logistics, IT applications, marketing and merchandising, and therefore FDI and multi-brand retail should be allowed. 2. A direct fallout of huge FDI in this sector would be employment generation. बिल्कुल के विरुद्ध जो ये कह रही है, employment generation, both direct and indirect. Notwithstanding the capital intensity of modern retail business, it also continues to be labor intensive. 3. Enhancement of productivity and efficiency gains through introduction of modern technology and management skills, compression of distribution chain and adoption of global best practices. 4. A direct fallout of high productivity would be lower prices of goods which would directly benefit consumers. 5. Lower prices and marketing skills would stimulate demand and consumer spending. A strong FDI presence in the retail sector would act as a driving force in attracting FDI in upstream activities as well, especially in food processing and packaging industries. They also motivate their worldwide suppliers to set up business in the new location to maximize the advantages of localization in terms of production costs. इसके बाद क्या हुआ कि बीजेपी ने 2004 में अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा, and I'm reading vision document. Yes, trade and commerce, organized retail trade on the international pattern will be promoted as a new engine of growth for trade and employment through appropriate legal and fiscal measures. 26% FDI in retailing will be allowed. Sourcing of Indian products by foreign retail chains will be encouraged. Your document, own up your document. तभी मैंने सुषमा जी से उस प्लानिंग कमीशन की तारीख मांगी थी, क्योंकि ये तारीख 2004 के पहले की है। इन्होंने फिर भी अपना इरादा बदल लिया, उसके बाद भी प्लानिंग कमीशन के रिपोर्ट के बाद भी इरादा बदल दिया, क्योंकि इनके विजन डॉक्यूमेंट के बात लिखी गई। फिर अभी जसवंत सिंह जी यहां बैठे हुए थे। जसवंत सिंह जी ने इसके बारे में क्या कहा,
जसवंत सिंह जी ने कहा, और अप्रैल 12, 2004 में, इट इज पार्ट ऑफ आवर एजेंडा एंड वी आर कमिटेड टू इट। आज कुछ और कह रहे हो। फिर उन्होंने कहा, फिर जो बात हो रही है ना कि भैया जो हमारे जो डोमेस्टिक सप्लाई चेन है वो सब कम हो जाएंगी, सब। जसवंत सिंह जी ने क्या कहा जब उनको यह सवाल पूछा गया? कहा, मेनी सेड दैट Kentucky KFC will drive the dhabas out of the market. The dhabas have driven out Kentucky. That's what he said. The Indian Sharbat is still there despite Coca-Cola and Pepsi. Don't underestimate India. Don't underestimate India. Our experience is that the Indian brand has great strength. 2004 में आपने ये निर्णय लिया, फिर आपने इरादा बदल दिया। फिर आपने, जब आपका इंडिया शाइनिंग कैंपेन नतीजा आपको सामने आया, तो आपने इरादा बदल दिया। आपने सोचा इससे तो सत्ता में वो लोग आए, हम तो आए ही नहीं, तो इसका बेहतरी ये होगी कि हम अपना इरादा बदल दें। फिर आपका इरादा क्या था वो भी पढ़ देता हूं, 2009 मैनिफेस्टो, वो भी पढ़ देता हूं। आप क्या कहते हैं? द बीजेपी अंडरस्टैंड्स the critical importance of retail trade in the context of employment and services provided by them, and thus favors a dominant role, now note, for the unincorporated sector in retail trade. Towards this end, it will allow foreign investment in the retail sector. After agriculture, the retail sector is the largest employer of nearly 4 crore people. So you have said that you favor a dominant role of unincorporated sector in retail trade and allow foreign investment in the unincorporated sector. वो कहां से आएगी आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में कैसे आएगी, ये बता दीजिए हमें। कौन सा इंडिविजुअल को में इन्वेस्टमेंट आएगी, बताइए मुझे। अभी तक तो बताया नहीं, 8 साल बीत गए। 8 साल बीत गए, आपने ये नहीं बताया कि कैसे अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। कौन सा अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर गांव में इन्वेस्ट करेगा, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेगा, स्मॉल स्केल सेक्टर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा? उनके पास तो पैसा ही नहीं रहता। कैपिटल कहां से आएगा? बैंक से लोन कहां से मिलेगा? हमारा एमएसएमई सेक्टर आज बैंक से लोन तो ले नहीं सकता, क्रेडिट तो मिलता नहीं है, तो फॉरेन इन्वेस्टर आके वहां को पैसा देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपने कहा 2004 में आपने निर्णय लिया और 2009 में बदला, आप बताइए क्यों बदला, कैसे बदला और किस वजह से बदला, आप बताइए। और 8 साल हो गए, 8 साल हो गए, आज तक आपने नहीं बताया। मैं आपको एक बड़ी, फिर बात हो रही है चिली की, अर्जेंटीना की, बाहर के देशों की, चाइना की, थाईलैंड की। हम कलकत्ते की, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। असलियत तो पता चल जाएगी वहां से। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है आज के दिन? आपको मालूम है कि वेस्ट बंगाल में पेप्सिको कंपनी किसानों से आलू खरीदती है। और क्या हुआ है? All the potatoes from West Bengal. हाँ, और क्या हो रहा है वहां? और जब सीपीएम थी तब शुरू हुआ था प्रोक्योरमेंट। 2010 में 22,000 मीट्रिक टन थी, आज वो होकर 60,000 मीट्रिक टन हो गई। 60,000 मीट्रिक टन 2012 में, 2 साल में। जो किसान, और ये प्री एग्रीड प्राइस पे होता है। पेप्सिको तय कर लेती है इस किसान के साथ कि कौन सी प्राइस पे उसको लेना है। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं, प्री एग्रीड प्राइसिंग। आप गलत कह रहे हैं, नॉट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यू आर रॉन्ग। नाउ उसमें क्या हुआ है कि पेप्सिको पहले तो 18,000 फार्मर के साथ उनके साथ समझौता था। वो 18,000 से लेकर 10,000 1800 था, 10,000 हो गए। 2008 में 1800 था, अब 10,000 फार्मर्स के साथ उनका समझौता है। और जो टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन था वो 2011 में 5,500 एकड़ था, आज वो 7,000 एकड़। इसका मतलब यह है कि आप वेस्ट बंगाल में तो वही काम कर रहे हो जिसका आज यहां में विरोध कर रहे हो। वेस्ट बंगाल कमाल में आप वही काम कर रहे हो जिसका आप विरोध कर रहे हो यहां। मैं बताता हूं, रिटेल भी बात करता हूं। रिटेल, बिग बाजार, रिलायंस रिटेल, मेट्रो कैश एंड कैरी, उसकी भी बात करता हूं मैं। वो भी मेरे पास आंकड़े हैं।
तो वो कहते हैं, मैं आपको मेट्रो कैश एंड कैरी की बात करता हूं। मेट्रो कैश एंड कैरी कहता है कि our partnership with farmers ensures they find a wider market for their fresh produce through collection centers located close to their farms. Farmers benefit from reduced transportation costs, extensive training opportunities, and a reliable and transparent electronic payment system. ताकि किसान को उसी वक्त पैसा मिलता है जब वो चाहता है, जब उसकी जरूरत होती है। वो बाहर मनी लेंडर के पास नहीं होता जिसकी चर्चा हो रही थी। यहां पहली बार हमें हिंदुस्तान के इतिहास में एक विपक्ष ने नेता ने मनी लेंडर के पक्ष में बात की। से बड़ा दुख है, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को कहने की। आपने कहा वो बेचारा कहां जाए, वो तो मनी लेंडर के पास जाता है। ये एटीएम, मनी लेंडर तो एटीएम हो गया किसान का। ये आपने कहा। मैंने साहूकार की बात नहीं की, मैंने साहूकार की बात नहीं की, मैंने उस आड़ती की बात की जो उसका नाम बेचता है। आपको साहूकार और आड़ती का आड़ती मनी लेंडर नहीं है। फिर दाम की बात, फिर हम दाम की बात करते हैं, जो दाम किसान को पेप्सी को द्वारा 1 किलो आलू का मिलता है, वो बाजार में 3 रुपया किलो, और पेप्सी को उसको 5.75 रुपया किलो देते हैं। बाजार में 3 रुपया, यहां लगभग 6 रुपया। 2010-11 में बाजार में 3 रुपया 80 पैसा से 5 रुपए तक, और यहां 6 रुपया। तो किसान को पैसा ज्यादा मिलता है, टाइम पे पैसा मिलता है। आम किसान बेचारा क्या करता है, मैं आपको बताता हूं। आम किसान की हालत यह है कि उसको पता नहीं कि कब मुझे मार्केट जाना है, उसको पता नहीं कि मैं कब बेचूंगा, और इस बीच 35 से 40% जो वो बोता है वो खराब होता है। और आज के दिन तो हमारी वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट fruit and vegetable producers in the world. We are the second largest producers of fruits and vegetables in the world. We produce more than 200 million tons of fruits and vegetables. And imagine 35 to 40% of those fruits and vegetables gets wasted, which means something like 80,000 tons. And calculate the value of those 80,000 tons. Goes into 80 million tons. 80 million, sorry. So 200 million tons, of which 80 million tons get wasted. Calculate the value of those 80 million tons. It's thousands of crores. Now, the purpose of this policy. If the purpose of, so what is the purpose of this policy? That the farmer should get a higher price than he gets in the market in the mandi. Farmer should get a higher price than. Please take your seat off. Please, what is this going on? Please sit down. किसान को उसका जो वो बोता है उसका दाम अच्छा मिलना चाहिए, यही है। अब ये साबित हो गया कि वेस्ट बंगाल में उसको दाम ज्यादा मिलता है मार्केट प्राइस से, ये तो तय हो गया, हमने उदाहरण दे दिया। दूसरी बात, जो 35 जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है, और इस बीच में 8 लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आने हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ हैं।
ये आप तय कर लीजिए। हमारी पार्टी किसान के साथ है, उपभोक्ता के साथ है, छोटे एमएसएमई सेक्टर के उद्योग के साथ है, जो युवा लोग हैं जिनको इसके द्वारा नौकरियां मिलेगी उनके साथ है। आप केवल बिचौलियों के साथ हैं। उपभोक्ता बोला तो है, कंज्यूमर, आप केवल बिचौलियों के साथ हैं। ये साफ जाहिर हो गया। आप कहती है कि फार्मर को क्या फायदा होगा, मैंने बता दिया, पैसा ज्यादा मिलेगा, टाइम से पैसा मिलेगा, मिशन खत्म हो जाएगा, कमीशन खत्म हो जाएगा, साथ साथ में टेक्नोलॉजी मिलेगी, कैसे बोना है, कब बोना है, कितना पानी देना है, कितनी खाद देनी है, वेस्ट नहीं होगा, और उसका श्योर बायर है, उसका बायर पक्का है, क्योंकि एक समझौता हो गया प्री प्राइसिंग एग्रीमेंट में कि हमने तुमसे आकर लेना है। दूसरी बात, ठीक है, अब उनकी बारी है, उनको बोल लेने दीजिए। अब आपका मैंने बोलने का, उनको बिठा के आपको खड़ा कर दें, क्या करें? नहीं, आप बैठ जाइए, बिल्कुल nothing will be recorded. No, what is going on? What do you want me to do? How do I run the house if you have a running comment? No, Anurag ji, please keep quiet. Please keep quiet. मैं कौन की बात करता हूं, कौन की बात करता हूं। यहां ही वेस्ट बंगाल में किसी किसान को पूछा गया, बर्दवान में, उसका नाम है रामप्रसाद घोषाल, उसको पूछा गया कि भैया जो तुम कॉर्न बेच, तुम्हें कितना दाम मिलता है? उन्होंने कहा, एंड आई कोट, दिस ईयर आई हैव प्रोड्यूस्ड कॉर्न which is sold at 12 rupees per kilogram in the urban markets, but I have been able to sell at 5 rupees kilogram in the mandis. मतलब कि he is only be able to sell it at 5 rupees in the mandis. Otherwise भाव उसका 12 रुपए है मक्का। मतलब कि उसको 7 रुपए का नुकसान होता है अगर वो मंडी में जाता है। और आप कह रही थी कि बड़ा किसान को बड़ा, सारे किसान खत्म हो जाएंगे, सारे उपभोक्ता को फायदा नहीं होगा। ये हाँ, मैं गया हूं, आपको बड़ी गलतफहमी है। आपके वेस्ट बंगाल में भी गया हूं और आपके नजारे भी देखे हैं। और सबसे विचित्र बात यह है कि यही लोग, यही जो बात करते हैं रिटेल की बात करते हैं। मैं उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात आपको बता दूं। इनकी सरकारों ने अर्नस्ट एंड यंग को बुलाया और बोला कि किसी तरीके से हमें बताओ कि प्राइवेट सेक्टर को कैसे कृषि में जोड़ा जाए, कृषि के साथ जोड़ा जाए। अर्नस्ट एंड यंग, और कहा उन्होंने, वी वांट टू लिंक द फार्मर टू द कॉर्पोरेट वैल्यू चेन। यही जो विरोध कर रहे हैं, वहां पूछ रहे हैं अर्नस्ट एंड यंग को, प्लीज अलाउ अस टू लिंक द फार्मर टू द कॉर्पोरेट वैल्यू चेन। एंड अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट एंड यंग, they aren't only seeking interests of Indian retailers, but global food companies as well. In the case of Orissa, Ernst & Young is looking to bring in Loblaws of Canada and Barakat and Jim food chains of the Middle East. मतलब कि आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो, बयानबाजी कुछ है, असलियत कुछ और है। मैं एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि वामपंथी दल भी यहां बैठे हुए हैं, बड़ा विरोध करते हैं, हमेशा विरोध करते हैं। वैसे उस दिन मुझे बड़ा एक अजीब सा लगा कि सुषमा जी और अपने जेटली साहब और सीताराम जी एक ही मेज पे बैठे हुए। लगता है कि आपकी फिलॉसफी विपक्ष के होने के बाद बदल गई। पहले आप लिबरलाइजेशन को आप स्वागत करते थे, आप उसके खिलाफ हो गए। जब आप सत्ता में होते हो तो स्वदेशी हो जाता है ग्लोबलाइजेशन, जब आप विपक्ष में होते हो तो स्वदेशी हो जाता है इकोनॉमिक नेशनलिज्म। ये आपकी नीति है। चलिए मैं एक सीताराम येचुरी का बयान बता दूं, और ये है इन हिंदू बिजनेस लाइन, May 16, 2004। क्या कहते हैं सीताराम जी? मिस्टर येचुरी,
also dismissed the idea that his party was against foreign direct investment in the retail sector. According to him, please let me remind you, according to him, it was not possible for the country to remain insulated in the present era of globalization. देखो, फिर कहते हैं, at the same time, FDI should fulfill 3 conditions, and I entirely agree with Yechury ji. It should augment productive capacity, correct, instead of asset acquisition. Should lead to technology upgradation, and should generate employment. If these 3 things are satisfied, foreign investment could be anywhere, retail or wholesale. Vasudevaचार्य जी, बैठिए, देखिए ना, इसमें कोई एसेट एक्विजिशन नहीं हो रही है, तो हम जानते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि आपके जो एसेट बनेंगे एफडीआई, आप जब कारफूड लगाओगे कहीं भी, वॉलमार्ट, तो उसमें जो 50% है, $15 मिलियन उसमें नहीं जुड़ा जाएगा, वो तो आपका सेपरेट इन्वेस्टमेंट होगा, तो इसमें कोई एसेट एक्विजिशन है ही नहीं, इसमें एसेट एक्विजिशन है ही नहीं। और अगर आप स्मॉल स्केल सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे तो रोजगार बढ़ेगा, ये तो तय है, क्योंकि आप यहां से सिक्योर करेंगे तो रोजगार बढ़ेगा, लोगों को मौका मिलेगा मैन्युफैक्चर करने के लिए। हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर देख लो, पिछले 10 सालों में जब के कंपोनेंट इंडस्ट्री हिंदुस्तान में थी ही नहीं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, कंपोनेंट इंडस्ट्री थी ही नहीं, सभी डर रहे थे कि फॉरेन कंपनीज आ जाएंगी, क्या होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर का। आज के दिन है कि हमारी कंपोनेंट इंडस्ट्रीज विश्व के सारी मोटर कंपनीज को कंपोनेंट सप्लाई करती है। हमारे कंपोनेंट के बिना दुनिया में गाड़ी नहीं बन सकती। ये हाल है। आप हमारे फार्मा सेक्टर को देखिए, बड़ा विरोध होता था जब प्रोडक्ट पैटेंट की बात आई, और हमने इनका समर्थन किया, क्योंकि ये सत्ता में थे उस समय, हमने समर्थन किया। जब ये सत्ता से खत्म गिरे तो 2004 में जब हम प्रोडक्ट पैटेंट लगाने लगे तो इन्होंने विरोध किया, बोले हम नहीं करने देंगे, विरोध किया। फार्मास्यूटिकल में आपने विरोध किया, पैटेंट्स में विरोध किया। WTO जब हमारे उस समय प्रणब मुखर्जी गए थे माराकेश साइन करने के लिए, वहां आपने विरोध किया। आपने कहा दैट वी हैव लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, वी विल नेवर अलाउ लिबरलाइजेशन। फिर आपके KL शर्मा ने बयान दिया जब आप सत्ता में आके, वी विल एम्ब्रेस लिबरलाइजेशन। देखिए, बात तो असलियत तो यह है कि इस देश की जनता, नहीं जानती कि आपकी नीति क्या है, बट देश की यह जनता जानती है कि आपकी नीयत क्या है। अगर आप विश्व की पहली 10 कंपनीज के नाम गिन लो, फार्मा में, जेनेरिक्स में, विश्व की 10 पहली कंपनी में नाम गिन लो, उनमें से 3 कंपनी हिंदुस्तान की। जहां जहां हमारे उद्योगपति को, जहां जहां हमारे नागरिक को, जहां जहां हमें अपॉर्चुनिटी मिली, हमने दुनिया में दिखा दिया कि हम अव्वल हो सकते हैं। आप नहीं चाहते। मैं आपको बताऊं असलियत क्या है, मैं बताता हूं असलियत। जब हम यहां खड़े होते हैं तो विपक्ष की ओर तो हम देखते ही हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज हमारी हैं, बहुत है। आप कम से कम एक सारे देश पर काम अच्छा कीजिए, कोई अच्छी दवाई इनको दिलवा दीजिए, समझ तो आ जाए। We can make some medicine which can be given to them so they can come on the right track. अब मुझे ताजुब होता है कि सुषमा जी ने कह दिया कि ये जो हमने नीति बनाई है, दिस इज इन वायलेशन ऑफ द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एंड WTO, both she said. I am surprised. क्योंकि under the WTO, let me just tell Sushma ji, multi-brand retail trading is classified as a service.
and therefore covered by the General Agreement on Trades and in Services (GATS). India has not undertaken any commitments in this area under GATS. मतलब कि आपने कह दिया तो आप समझ लेंगे कि दुनिया ने समझ लिया और आपकी बात सच हो गई। वेरी 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 सैड कि आप विपक्ष की नेता होके ऐसी बात आपने कर दी, ऐसा मैसेज आप दे रही हैं। दूसरी बात आपने बाइपा की, वो भी बता देता हूं। The BIPA is a post-establishment investment agreement. This implies that once an investor enters the country, the investor must be treated the same as a domestic investor unless the limitations to national treatment are clearly spelled out at the pre-establishment stage. The FDI policy is a pre-establishment instrument and therefore not covered by it. हम जब आप बोलती हैं, इतना अच्छा बोलती हैं कि हम समझते हैं कि सब सच है। ये ऐसा बहुत प्रभावित, आप बहुत प्रभावित करती हैं। राइट टू रिप्लाई में दूंगी मैं, कल मुझे राइट टू रिप्लाई है। बाद में टच नहीं हुई बाद में। Madam, there are other aspects to it also apart from the consumer and apart from the agriculturalist. Look at the state of the economy in this country. The state of the economy is such that we are running both a current account deficit and a fiscal deficit. Right? No, I'm not going to say. Now we also, please understand. अरे बोलने तो दो। I'm not going to give the numbers. Yes. Let him elaborate what he's saying. Okay, let him. नहीं ठीक है, बोलने दीजिए, बोलने। So one of the ways also to garner foreign exchange, which will reduce the deficit, is to allow FDI in sectors that will benefit the economy of this country. And therefore, that is one of the reasons also that apart from the fact that it is beneficial to farmers, beneficial to consumers, beneficial to the economy, beneficial to creating employment, this is another issue that needs to be looked at. This third issue is that I want to give some numbers so that they understand. See, if you really look at the population of this country, if you look at the 2011 census, हमारी जनसंख्या लगभग 1.18 बिलियन हमारी जनसंख्या है 2011 सेंसस के मुताबिक। और अगर आप 2020 देखेंगे, ये लगभग हो जाएगी 1.656 बिलियन। और इस बीच 2030 तक 225 मिलियन पीपल और हमारी संख्या में जुड़ जाएंगे, 225 मिलियन। और एक और आंकड़ा आपको बताता हूं कि जो अर्बन पॉपुलेशन हिंदुस्तान की है वो है 340 मिलियन आज के दिन, और 2020 में वो बढ़कर 465 मिलियन हो जाएगा। मतलब कि अगले 8 सालों में हमारी अर्बन पॉपुलेशन 125 मिलियन और हो जाएगी। 42 करोड़ हो जाएगी। अब वो युवा लोग होंगे, उनको नौकरियां चाहिए, और जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम बढ़ावा नहीं देंगे तो वो नौकरियां उपलब्ध नहीं होंगी। केवल सर्विस सेक्टर से काम नहीं चलेगा, तो हमें ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए। और मैं आपको एक लेटेस्ट रिपोर्ट आपको बताता हूं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, कि ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में जो अब इन्वेस्टमेंट आ रही है वो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग में आ रही है। पिछले साल 58 बिलियन 58 बिलियन एफडीआई आया था, उसमें से 71% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, 71% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में था, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के द्वारा आपके युवाओं को जॉब्स मिलेंगी। और जहां तक चाइना की तुलना है, वो भी मैं एक आंकड़ा बता देता हूं। अब चाइना से लोग हिंदुस्तान में आ रहे, क्यों आ रही है ये भी बता दूं। चाइना के जो वेजेस हैं वो पिछले साल 16% बढ़े,
और उनकी जो एफिशिएंसी लेवल है वो 14% बढ़ा। हिंदुस्तान में एफिशिएंसी लेवल 17% बढ़ा है और वेजेस नहीं बढ़ी। तो आज के दिन लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें और मैन्युफैक्चरिंग करें, और ये हमारे युवा लोगों के लिए अच्छा है क्योंकि यहां इन्वेस्टमेंट होगा तो नौकरियां पैदा होंगी कि लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आप युवा के भी खिलाफ हो, रोजगार के भी खिलाफ हो, आप किसके पक्ष में हो? कंज्यूमर के खिलाफ, फार्मर के खिलाफ, युवा के खिलाफ आप। और अब बड़ी सुषमा जी ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं क्योंकि मैं चांदनी चौक से क्या कर रहे हैं समाधान? अरे यार, why don't you sit down? पैरेलल स्पीच चल रही है, आप बैठे। मैं चांदनी चौक से मेंबर पार्लियामेंट हूं और मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी की बात करता हूं और मैं बाकी तो नहीं बात करता। अगर वॉलमार्ट यहां आएगा तो कहां दुकान लगाएगा ये बता दीजिए मुझे। दिल्ली में तो लगा नहीं सकता, अगर लगाना चाहेगा अभी तो जगह नहीं मिलेगी, जगह मिलेगी तो इतनी महंगे मिलेगी तो उनका इकोनॉमिक मॉडल ही खराब हो जाएगा। तो निश्चित रूप से उसको जाना पड़ेगा एनसीआर रीजन में 10-15 किलोमीटर दूर। अब मेरी कंस्टिट्यूएंसी में किस किस्म के लोग रहते हैं? 40% तो लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा में हैं, जिनके पास है साइकिल ही होगा। अब वो तो वॉलमार्ट जाने नहीं वाले साइकिल पे। बाकी 40% लोग जिसके पास एक स्कूटर होगा या मोटरसाइकिल होगा, ठीक है, वो भी मुश्किल है। वो तो 30 किलोमीटर जाने नहीं वाले वॉलमार्ट में कुछ खरीदने के लिए। और अगर चले भी जाएंगे तो क्या लेकर वापस आएंगे स्कूटर पे? मैं पूछना चाहता हूं, स्कूटर पे क्या वापस लेकर आएंगे? और जिन घरों में रहते हैं, तीन कमरे के घर हैं, तीन कमरे के घर हैं, जहां 7-8 लोग रहते हैं, जहां स्टोर करने की जगह नहीं है, जहां फ्रिज में जगह नहीं है, तो ये लोग जाके वॉलमार्ट में जाके अपने फ्रिजों में रखेंगे, कहां रखेंगे? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। हाँ, वो तो लोग बाय करेंगे, अपने लेडी वाले से बाय करेंगे, होलसेल मार्केट से बाय करेंगे। जहां क्या मतलब कि ये बहस क्या हो रही है? सुषमा जी तो इतनी समझदार नेता है, उनको तो हिंदुस्तान की वास्तविकता का पता है। उनको पता है गरीबी कितनी है, उनको पता है कि यहां मोटरसाइकिल पे कोई नहीं जाएगा वॉलमार्ट पे खरीदने के लिए कुछ। वॉलमार्ट से खरीदेगा कौन? वही 300-400 मिलियन लोग, वही 30 करोड़ लोग जो आज के दिन मिडिल क्लास कहलाते हैं, या बड़ी बड़ी कार गाड़ियों वाले, जो मार्केट अमेरिका से भी ज्यादा है क्योंकि उनकी संख्या 300 मिलियन है। उस मार्केट को कैटर कर रहे हैं। और अगर आपको विदेश आ रहा है, करोड़ों रुपए हिंदुस्तान में आ रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, किसानों को फायदा हो रहा है, उपभोक्ताओं को अच्छी चीज मिल रही है, तो आपको विरोध क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं, विरोध किस लिए? इसलिए आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी आपको तकलीफ हो रही है। ऐसे नहीं करिए, क्या कर रहे हैं? बैठिए गणेश सिंह जी, बैठिए गणेश सिंह जी, क्या कर रहे हैं? क्यों इतना व्यवधान क्यों? एकदम हर समय निरंतर 1 मिनट रुके बिना बोले जा रहे हैं। शांत रहिए, नहीं शांत रहिए, सुन लीजिए जी। अब प्रॉब्लम मुझे तो लेफ्ट के भी नहीं समझ आती कि काहे को विरोध कर रहे हैं। इनकी तो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट आइडियोलॉजी, इनकी तो आइडियोलॉजी इंपोर्टेड है, तो आप काहे विरोध कर रहे हैं? और जहां तक आपका सवाल है, आप मुझे नहीं मालूम नहीं क्यों विरोध कर रहे हो। आप तो मल्टी ब्रांड पार्टी हैं, और कंपटीशन अच्छी बात है। ब्रांड में कंपटीशन होगा तो सुषमा जी आगे जाएंगे। आप तो को विरोध करते हैं। चीन में FDI 100%, रूस में FDI 100%, चिली में FDI 100%, और जो ये कह रही थी ना
जो प्रोक्योरमेंट होती है कारपुर की या किसी भी, लगभग 90% उसी मार्केट से होती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आइकिया फर्नीचर बनाएगा तो इंपोर्ट लकड़ी कनाडा से करेगा? लकड़ी इंपोर्ट कनाडा से करेगा? तभी मुझे ताज्जुब था कि सुषमा जी कह रही थी कि 30% तो एमएसएमई से आएगा और 70% इंपोर्ट होगा। कहां से इंपोर्ट होगा? अगर इंपोर्ट होगा तो बेच ही नहीं सकेंगे। एफडीआई इन रिटेल का मतलब ही है कि जो एफडीआई रिटेल यहां आएगा उसकी सोर्सिंग हिंदुस्तान से होगी, ताकि हिंदुस्तान के एसएमई सेक्टर को फायदा होगा, बाकी सेक्टर्स को फायदा होगा। बैठिए, क्या खड़े हो गए? कांचन जी बैठिए, राकेश बैठिए, बैठिए। आखिरी बात रखूंगा मैडम स्पीकर। आखिरी बात रखूंगा। बैठ जाइए अनुराग, बैठ जाइए अनुराग। Nothing is going in record. Nothing is going in record. आखिरी बात कहना चाहता हूं कि यहां लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की बड़ी बात होती है, और विपक्ष के नेता, मैंने उनको सुना है, बड़ा ध्यान से सुना है। जब ये हाउस चलने नहीं देते तो कहते हैं कि लोकतंत्र का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास नंबर्स हैं, हम डिबेट करेंगे तो सत्ता पक्ष जीत जाएगा, तो डिबेट करने का कोई मतलब मायना ही नहीं है, इसलिए हम हाउस ही नहीं चलेंगे। ये बयान आया, जेटली साहब का बयान था, मैं पढ़ देता हूं आपको, आज भी पढ़ देता हूं। He says, if we would have taken debate under Rule 184, they would have won because they have the numbers. हाँ, जेटली जी said that. हाँ, जेटली जी said it. जेटली जी क्यों नहीं ले सकता? अरे क्या बात करते हैं? भाई विपक्ष के नेता हैं वो, बैठ जाइए ना, दिखवा लेंगे। विपक्ष के नेता हैं, भाजपा के नेता हैं। ये बार बयान उन्होंने दिया था, कुछ सदन में नहीं दिया था, बाहर दिया था, उसका मैं वर्णन कर रहा हूं। वो जब कहते हैं कि भैया क्योंकि डिबेट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वी हैव द नंबर्स एंड दे वुड हैव वन। अब क्योंकि उनको लगता था उस समय कि शायद हम जीत सकते हैं, अब वो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। अब कहते हैं कि वोट होना चाहिए। जब सुबह पता लगा कि वो भी हार जाएंगे तो बोले आज नहीं होना चाहिए, कल होना चाहिए, परसों होना चाहिए, 30 दिन के बाद होना चाहिए। अब आपको पता चल गया कि वोट किस तरफ है। ये तो साफ जाहिर हो गया है कि आपको पता चल गया आप कहां हैं। देखिए, जब हम when we look at this side of the house, madam, we just don't look at the opposition. We look at the young beyond the house. We look at those faces, those energetic faces, those young people. परसों नहीं करेंगे, चौथे नहीं करेंगे। अभी कहा आपने, गुमराह कर रहे हैं। अभी आपने कही है बात कि हमें वोट नहीं चाहिए। हम तो सेंडे करने को तैयार थे। आप कह रहे थे हमें वोट नहीं चाहिए, 30 दिन के बाद वोट करेंगे। हमने कहा, आप ही तो कह रहे थे। हमने नहीं कहा, आप उसी दिन कर लेते। अच्छा मैडम, आई एम क्लोजिंग नाउ। सुषमा जी, आई एम क्लोजिंग। आई एम क्लोजिंग मैडम। Absolutely, it's just unbelievable, madam. I want to. ठीक है, आप बैठ जाओ। I want to. नहीं, Madam, how will I tell everyone to laugh? अनुराग, आप बैठ जाइए, प्लीज बैठिए।
प्लीज बैठिए. Madam, one last sentence and then I have done. As far as we are concerned, when we sit to this side of the house and look in that side of the house, we look beyond these walls. We look at the people of India. We look at the state in which they live. We look at our young. We look at the excitement in their eyes, the hope in their eyes, the energy that they have. And we want to create an environment so that they can flower. They can take India forward. And that's how we make our policies. We don't make our policies based on whether we are sitting this side or that side, but what we can do for the people of this country. Rajiv Gandhi ji was the first person who looked at using computers with a vision. He knew the importance of computers, and they opposed it for the sake of opposition. The same thing is happening today. So when we sit here and we look towards you, we look beyond you to those who we need to serve. When you look towards us, you look at these seats when you will come here. That is the difference between you and us. This is it. अरे क्या बात कर रहे हो? Yes, they called him. आपके हमारे पूर्व प्रधानमंत्री को उसको कंप्यूटर बॉय बनाना आपको मालूम है? अरे आपने हर नीति लिबरलाइजेशन की अपोज की. WTO अपोज किया, आपने लिबरलाइजेशन इन फार्मा अपोज किया, और तो हर सेक्टर में आपने अपोज किया. जब आप सत्ता में आए तब आपने वही अपनाया. तो कहने का मतलब है आपका दृष्टिकोण केवल ये सीट है, हमारा दृष्टिकोण हिंदुस्तान की जनता है. धन्यवाद.